वैसा गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर और आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही शानदार बात बोली गई है। और लाइफ में अगर कभी एक बार इसको इंप्लीमेंट कर आप लोग देखोगे तो आप लोग इस चीज का मतलब भी समझ पाओगे। बोला गया है कि कहते हैं कि अगर किसी चीज को आप लोग दिल से चाहो, यहां पर आप लोग इसको शिद्दत भी बोल सकते हैं कि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये रियलिटी में होता है। आप लोगों ने कभी कोई ऐसी चीज है जिसको आप लोगों ने दिल से चाहकर देखा है कि नहीं यार ये चीजें मेरे पास ही होना चाहिए? तो ये जो पूरी कायनात है इसको मैसेज कौन देता है? तो ये बेसिकली आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर कोई चीज आप लोग अपने जो एक तरीके से अवचेतन मन को अगर आप लोग पहुंचा देते हैं तो वो एक ऐसी चीज हो जाती है कि लाइफ में हर टाइम आप लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप लोग का अवचेतन मन जो है वो काम करता रहता है और किसी न किसी तरीके से आप लोग जो है उस चीज को आराम आराम से अचीव करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दो टाइम ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों का जो अवचेतन मन है सबसे शानदार तरीके से काम करता है। और नहीं यकीन आता है तो आप लोग इसको अपनाकर देखिएगा। मॉर्निंग में उठिएगा और उठते ही आप लोग एक कोई गाना सुनिएगा और फिर आप लोग एक चीज फील करेंगे कि पूरे दिन आप लोग वो गाना गुनगुनाते रहेंगे। सेम बात होगी रात को सोने से पहले, कुछ आप लोग सुन के सोइएगा, कुछ सोच के सोइएगा। तो मैक्सिमम चांस होंगे अगर आप लोगों ने ढंग से उसको सुना है, सोचा है, तो आप लोगों के सपने में वो चीज हो जाती है। कई बार आप लोगों को डर लगता है किसी चीज की वजह से, तो सपने में आप लोगों के वो दुर्घटना घट जाती है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों में उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो क्यों ना आप लोग डेली सोने से पहले अपने गोल के बारे में सोचकर सोइए और फिर देखिए आप लोग का जो एक तरीके से जो अवचेतन मन है वो किस तरीके से काम करता है। और ये इंप्लीमेंट करके आप लोग देखिएगा आप लोग के अंदर आप लोग को चेंज होता हुआ नजर आएगा। और ये जो बेसिकली मैंने पूरी जो आप लोगों को ये कहानी सुनाई है, इसके पीछे एक और जो बात है मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं वो है टेलीग्राम के बारे में। तो टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी लवर वीर वो वापस आ गया है। पर लेकिन जो ये वापस आया है इसके पीछे जो है वो यही बात है कि किसी चीज को अगर आप लोग शिद्दत से चाहो तो वो जो 3-4 दिन बीच में गए हैं जब से टेलीग्राम गया था और टेलीग्राम आया है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा शिद्दत से चाही गई है। आप लोगों के द्वारा भी बहुत ज्यादा इसके लिए बेसिकली प्रे किया गया, बहुत सारे मेल्स भी मेरे पास में आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इतना सारे लोगों की जब एनर्जी एक जगह मिल जाती है ना तो वो काम हो जाता है। तो ये पूरा जो एसएलवी आर्मी है सबने अपना जोर लगाया। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको सोचा तो वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी की फॉर्म में वो उसके ऊपर इंपैक्ट डालता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो किसी भी चीज को अगर रेगुलर आप लोग इस तरीके से सोचते रहते हैं तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सोचिए इसको कि आप लोग लाइफ में अगर कुछ अच्छा सोचेंगे तो आप लोग की लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आप लोग को अच्छा होता ही नजर आएगा। पर लेकिन अगर आप लोग डाउट करने लगेंगे कि यार मेरे से एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, खुद ही अपने आप डाउट कर रहे हो, 24 घंटे आप लोग अपने साथ में रहते हो, अपने ही ऊपर ही आप लोगों ने डाउट कर लिया, तो फिर कैसे पॉसिबल है वो चीजें कंटिन्यूअस रहना? तो ये होती है दिक्कतें जो कि आप लोग याद रखिएगा। कभी भी अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर डाउट नहीं करना है। अगर कुछ करना है तो उसको स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कितना मजा आता है जिंदगी को जीने में। तो बड़ा ही शानदार और बड़ा ही प्यारा ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर देखना है। वीडियो के जो एंड में आप लोगों से जो क्विज है उसका फिर से मैं आप लोगों से बेसिकली रिवीजन क्विज करवाऊंगा आप लोगों का, ताकि पूरी वीडियो का एक खाका आप लोगों के सामने तैयार होकर आ जाए। फिलहाल अभी जो है ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर इनका आंसर पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात की जा रही है वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में। तो 4 मई को यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मई को अब की बार सेलिब्रेट किया जाना है। बेसिकली जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है यानी कि जो मंगलवार होता है 1 मई का, तो उस दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम क्या है अब की बार ये आप लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप लोग को पता है कि हांगकांग के बारे में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। हांगकांग एक ऐसा ऑटोनोमस रीजन है चाइना के अंदर जो कि चाइना को गिफ्ट में दे दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो हांगकांग वाला रीजन है, ये हांगकांग वाला रीजन जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता है, पर चाइना उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। तो हांगकांग के अंदर एक पेनिसुला है, तो इस पेनिसुलर एरिया को चाइना अपना नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस बनाना चाहता है, एक परमानेंट बेस इस सिटी के अंदर लाना चाहता है। यानी कि चाइना आराम से इस रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल प्रॉपर वे में करना चाहता है, उसकी वजह से न्यूज में है। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, तो समझेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बात की जा रही है
SACOG, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ये है क्या, काम क्या करता है? इसका एम ये रहता है कि मॉनिटर किया जाए हमारी कंट्री में जो जीनोमिक वेरिएंट है। आज के डेट में आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के वेरिएंट जो चल रहे हैं यहाँ पर, ये जो वेरिएंट चल रहे हैं कोविड-19 की बीमारी के नहीं है, कोविड-19 के वायरस के हैं। बीमारी तो कोविड-19 है पर लेकिन वायरस है SARS-CoV-2, जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 तो 2 सेकंड वर्जन है। इससे पहले चाइना में ऑलरेडी इसका पहला वर्जन आ चुका है जो कि 2002 में आया था। अब ये सेकंड वर्जन है कोविड-19 का। उस टाइम पर आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि कोविड-19 आया, कोई कोविड-19 जैसी चीज थी, पर लेकिन अब ढंग से हुआ है तो अब सबको समझ में आ रहा है कि हाँ ये भी कुछ है। तो इसके वेरिएंट बन जाते हैं, यानी कि वायरस जो है वो अपना नेचर चेंज कर लेता है, जैसे पहला था वैसा नहीं दिखेगा, और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा डिफरेंट नजर आएगा। तो जो पहले वाली दवाई है वो दूसरी वाली दवाई हो सकता है उसके ऊपर काम करे या न करे, अब जो नया वर्जन आया है। तो इसकी स्टडी करने के लिए हमारी कंट्री में ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, इसका नाम आप लोग को बताना है। आज की डेट में कोविड-19 की बहुत सारी दवाइयां मार्केट में देखने को मिल रही है, कोई कुछ प्राइस रख रहा है तो कोई कुछ प्राइस रख रहा है। अभी यहां पर एक एक्ट है हमारी कंट्री में 1955 का, उस एक्ट के तहत यहां पर ये प्राइस जो है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। जो ऐसी इसेंशियल जो दवाई होती है उनके प्राइस आप लोग रेगुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोविड-19 की दवाई है, ठीक है, वही कोविड-19 की जो दवाई है वो एक इंसान बेच रहा है 5,000 रुपए की, दूसरा इंसान बेच रहा है 50 रुपए की, एक इंसान बेच रहा है 500 रुपए की और एक इंसान बेच रहा है 5 रुपए की, ठीक है। तो इस तरीके से 5,000, 500, 5 रुपए अलग अलग जो प्राइस यहां पर आ गए। दवाई किसकी है? दवाई है वो एक ही बीमारी की। तो अगर 5 रुपए वाली दवाई अगर इफेक्टिव है तो फिर वो 5,000 की क्यों बेच रहा है एक पर्सन उसको? तो इसलिए खासकर वो दवाइयां जो इंसानों की जान बचाती हैं, जो कि जरूरी है खासकर पेंडेमिक के टाइम पर, तो उस टाइम पर वो एसेंशियल दवाई जो है वो रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में कौन सा एक्ट है जो इसको रेगुलेट करता है? क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है एनसीएस के बारे में। एनसीएस क्या है? यहां पर ये एक नोडल एजेंसी है हमारी कंट्री में जो कि मॉनिटर करती है बेसिकली अर्थक्वेक की एक्टिविटी, यानी कि अगर भूकंप देश के अंदर कहीं आता है तो उसके बारे में स्टडी करती है। तो ये कौन से मंत्रालय, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये भी आप लोगों को बताना है। पैसिफिक की जो प्लेट है यहां पर, जैसे पैसिफिक ओशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये प्लेट कैसी है? ठीक है, ये ओशियनिक प्लेट है या फिर दूसरा क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? जो नॉर्मल देखिए आप लोगों ने उसमें एनसीईआरटी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज पढ़ी है ना आप लोगों ने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो देखिए एनसीईआरटी में आप लोग बेस जरूर जाकर पढ़िएगा। अगर एक बार को बेस आप लोगों का तैयार हो जाता है ना तो फिर आप लोगों को कभी डाउट देखने को नहीं मिलेगा। तो बेस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओशियनिक प्लेट बोलते हैं और कॉन्टिनेंट प्लेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर पैसिफिक जो प्लेट है वो कैसी प्लेट है? ये कैसी प्लेट है? ओशियनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंट प्लेट है। और यूरेशियन प्लेट कैसी है? ये कॉन्टिनेंट प्लेट है या फिर ओशियनिक प्लेट है? कॉन्टिनेंट प्लेट होती है जमीन के ऊपर है, ओशियनिक प्लेट होती है जो समुद्र के अंदर है। इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, कुछ ज्योग्राफी के बेसिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा। बात की जा रही है IA, ये IA की फुल फॉर्म बतानी है 2030, यानी कि IA 2030 क्या है इसको बताइए आप लोग। इसके द्वारा एक ग्लोबल विजन और एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। जिस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की विजन और स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो ये वैक्सीन जो बेसिकली इम्यूनाइजेशन के लिए दी जाती है, तो उसका टारगेट रख रहे हैं 2021 से लेकर 2030 तक का ये टारगेट रहेगा कि सबको वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोग को दवाइयां प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर थोड़ा लंबे समय से फॉलो करके चल रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से कुछ डिस्कस भी किया था यहाँ पर। अब वो डिस्कशन क्या था अभी आप लोगों से बात करता हूं, देखता हूं किस किस को याद है। यहाँ पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में। इसकी जो थीम है वो क्या है वो आप लोग बताइए। और जो इम्यूनाइजेशन वीक है ये कब से लेकर कब तक सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग बताइए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इम्यूनाइजेशन जो वीक है यहाँ पर इसकी डेट क्या है वो बताइए। बाकी आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। ग्लोबल जो फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 है, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ये किसका डिपार्टमेंट है? ये हमारी कंट्री में कोई मिनिस्ट्री है या फिर वर्ल्ड लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका नाम आप लोग बताइए। आगे बात करते हैं। बात की जा रही है ट्रेड मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसी के साथ में दो और कंट्री के। यहां पर वो दो कंट्री कौन सी है? इन तीनों के द्वारा मिलकर अभी रिसेंटली सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये क्या है सप्लाई चेन ये रेजिलिएंट इनिशिएटिव? पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग जानेंगे भी समझेंगे भी, और फिर आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत डिटेल में हम लोग इसके बारे में समझेंगे, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डे है तो उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। बात की जा रही है कोल माइनर डे के बारे में। कोल के अंदर जो कोयला निकालते हैं, ये जो कोयला हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में फैक्ट्री चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जद्दोजहद से यहाँ पर काम करते हैं
तब जाकर ये कोयला हमारे पास में आता है। उसके अंदर कई बार तो ऑक्सीजन की भी जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है और कई बार लोगों की सफोकेशन की वजह से भी जान चली जाती है। तो ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ताकि इनकी जो मेहनत है, जो इनका टफ ये प्रोफेशन है, उसको हम लोग समझ सकें और सिचुएशन को बेसिकली जो हाईलाइट कर सकें, जो लोग यहाँ पर कोल माइन के अंदर काम कर रहे हैं। सोचिए जो धूल मिट्टी यहां से निकलती होगी, ये सांस में इनके मुंह में जाती होगी और इनके फेफड़ों पर इसका क्या इंपैक्ट डालती होगी। तो बहुत सारी दुनिया भर की बीमारी भी यहाँ पर इनको होती है उसकी वजह से। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना और चीजों को समझना और इसको खत्म करना, तो उसके बारे में कोशिश की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आइडिया रखेगा। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में। तो जो अस्थमा की बीमारी है उसके बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए। कई बार देखिए हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही में हम लोग बहुत सारी बीमारी आनंद फानन में तो वैसे हम लोग ये बीमारी बढ़ा लेते हैं। तो अगर ये जो बीमारी है, अगर इनके बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे, अगर इन बीमारी के बारे में हमारे पास में अवेयरनेस होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। अस्थमा को हिंदी में बोलते हैं दम्मा। आप लोगों ने सुना होगा कि दम्मे की बीमारी है उस पर्सन को। तो ये यहाँ पर 4 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। नॉर्मली यहाँ पर जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है ये मई का, तो उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंप्रूव करना है अस्थमा के बारे में अवेयरनेस, यानी कि लोगों को पता होना चाहिए। और जब लोगों को पता होगा तभी तो केयर करेंगे। यानी कि वही है कि जब आप लोगों को पता होगा कि गलती कहां पर की गई है, तभी तो उसका सोल्यूशन निकालोगे। अगर यही नहीं पता कि गलती कहां पर की गई है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा उसका? तो ये जरूरी है। तो इसी के लिए बात की जा रही है यहां पर अनकवरिंग अस्थमा। तो यानी कि अस्थमा के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। और बेसिकली जो मिसकंसेप्शन है, यानी कि जो भी भ्रांतियां हैं, तो अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, तो जो भी भ्रांतियां हैं अस्थमा के बारे में, उनको हम लोगों को दूर कर रहे हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एड्स का कोई मरीज है, उसके साथ में खाना मत खाना। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो खाना खाने से उस इंसान के पास में आप लोग खाएंगे तो नहीं पहुंचती आप लोगों के पास में। ठीक है, तो कई सारी ऐसी भ्रांतियां रहती हैं कि ये कर लिया तो यार वो हो जाएगा। तो वो सारी भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। उसकी वजह से इग्नोरेंस फैलती है, कई सारे लोग उल्टी सीधी बातें सोचते हैं और फालतू की फेक अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह से और कई सारी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बातें हैं जो कि पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल, ये है बेसिकली इंटरनेशनल फायर फाइटर्स। तो फायर फाइटर्स जो डे हैं, कहीं पर भी अगर आग लग जाती है तो ये वो लोग हैं जहां पर जाकर लोगों की जान बचाते हैं, अगर वहां पर कहीं पर आग लगी है। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर 4 मई को। तो 4 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें, उनको हम लोग याद करें, और ताकि आगे चलकर कम्युनिटी और इन्वायरमेंट को सेव कर सके जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डे यहां पर निकल कर आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिए। एक तो होगी कोल माइनस डे, दूसरा हो गया यहां पर वर्ल्ड अस्थमा डे, और तीसरा हो गया इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोगों के माइंड में अगर क्लियर रहेगा, तो अगर क्वेश्चन बनता है कल को तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करेंगे शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज के बारे में सबसे पहले तो आप लोग यहां पर देखिए, जिस रीजन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है हांगकांग के बारे में। ठीक है, तो ये जो हांगकांग के बारे में बात की जा रही है, चाइना जो है उसके द्वारा हांगकांग लिया गया था यूके से। तो यूके से जो लिया गया था, ये लिया गया था 1997 में। तो एक यहां पर बेसिकली स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया इसको बोला गया था कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया रहेगा। तो ये चाइना के कंट्रोल में कहने के लिए तो है, पर लेकिन ये इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस रीजन की तरीके से काम करेगा, यानी कि चाइना का ज्यादा कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहेगा। हांगकांग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना आज के डेट में। तो यहां पर काउलून करके एक पेनिसुला है इसका, अगर आप लोग यहां पर मैप में समझ पा रहे हैं, ये हो गया चाइना, अपनी कंट्री यहां पर है, ये चाइना हो गया, चाइना के अंदर ये हांगकांग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट जो रीजन है यहां पर ये देखिएगा, और इसको आप लोग ढंग से समझ पा रहे हैं तो ये है यहां पर। ठीक है, तो ये काउलून वाला रीजन। तो ये काउलून वाला जो रीजन है यहां पर चाइना क्या कर रहे हैं, एक परमानेंट बेस बनाना चाह रहा है इसके अंदर। बोल रहा है कि चाइनीज जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको लिए ऑफिस बनाए जा रहे हैं यहां पर, ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन रख सके। तो काउलून जो पेनिसुला है यहां पर, ये पेनिसुला होता क्या है बेसिकली, पेनिसुला होता है जब कोई पर्टिकुलर रीजन जो है वो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। जैसे आप लोगों को देख रहे हैं साउथ इंडिया वाला रीजन है इसको, ठीक है, तो इंडियन पेनिसुला उसको बोल देते हैं, तो उसको पेनिसुला बोलते हैं। पेनिसुला जो है यहाँ पर ये ज्योग्राफिकल टर्म आप लोगों को देखने को मिलती है, एनसीईआरटी में बड़े ही प्यार से एक्सप्लेन की जाती है सारी चीजें। अगर बात करें यहाँ पर ये टेरिटरी है, ये हांगकांग की है। तो जो विक्टोरिया हार्बर है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा मेनलैंड, और ये एक तरीके से हांगकांग आइलैंड की बेस में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट आएगा, कनेक्ट करने का काम करता है यहाँ पर ये। तो काउलून जो पेनिसुला है यहाँ पर ये एरिया बेसिकली इसको न्यू काउलून के नाम से भी कई बार जाना जाता है, कलेक्टिवली सबको यहाँ पर काउलून बोलते हैं। तो काउलून पेनिसुला और एरिया ऑफ न्यू काउलून, इसको सारे को मिलाकर काउलून के नाम से आप लोग बोलते हैं। ठीक है,
ज्योग्राफिकली जो टर्म है यहाँ पर, जो काउलून पेनिनसुला यहाँ पर है, इसको कई बार कई सारे रीजन में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। जैसे माउंटेन रेंज होगी यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर बीकन हिल, ठीक है, लॉयन रॉक, इसी के साथ में यहाँ पर ये टाटकारिन, नेक्स्ट यहाँ पर काउलिन जो पीक। तो कई सारी ऐसे रीजन है जिनको मिलाकर ये ज्योग्राफिकल टर्म है, जो कि बेसिकली एक हल्का सा आइडिया रखेगा इसके बारे में, रटनी तो नहीं है, ठीक है, पता होना चाहिए चल क्या रहा है। ओके, तो ये बेसिक चीज होगी इसके बारे में। आइए आगे चलते हैं। ये जो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज करने के लिए बात की जा रही है, जाइडस कैडिला। तो ये इनकी दवाई है जिसका नाम है यहाँ पर वीराफिन, ठीक है। तो वीराफिन दवाई इनके द्वारा बनाई गई है। तो ये इनके द्वारा जो वीराफिन दवाई टेस्ट की गई है, तो इसको बोला कि रिस्ट्रिक्टेड अभी इमरजेंसी यूज दे दिया गया है। अब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, ये जो दवाई है अगर किसी के अंदर थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स पाए जाते हैं कोविड-19 के, यानी कि बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसको तो नहीं देंगे, पर हाँ जिसके अंदर थोड़े मॉडरेट सिम्टम पाए जाते हैं उसको आप लोग ये दवाई दे सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो ये जो दवाई है यहाँ पर, ये बेसिकली फास्टर रिकवरी का भी काम करती है यहाँ पर, और इसी के साथ में इसको सेफ भी माना जा रहा है, एफिकेसी भी ठीक ठाक बताई जा रही है, और टॉलरेबिलिटी भी इसकी अच्छी है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है इस दवाई की, और डिजीज को बेटर तरीके से ये रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो मुझे देखने को मिला, जाइडस कैडिला जो है, ये इसको कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये हमारी ही कंट्री की कंपनी है, एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है हमारी कंट्री की, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात के अंदर में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो दवाई है यहाँ पर, ये जो वीराफिन दवाई है, ये रिड्यूस करती है वायरल का जो लोड होता है आप लोग की बॉडी के ऊपर में, और मैनेज करती है डिजीज को बेटर तरीके से, और आप लोग की बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन सप्लाई को भी मेंटेन रखने का काम करती है। तो जो रेस्पिरेटरी जो टेंशन है उसको भी सही करती है। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए तो वो नहीं कि मरता क्या ना करता, तो यार कोई ना कोई दवाई होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके, ये है बेसिक। तो इसलिए यहाँ पर दवाई जो भी आती रहे, देश में इतने सारे लोगों की जान जा रही है, कोई ना कोई लोग जो है वो आज के डेट में बीच में से निकल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं, हो सकता है कि कोई एक आधा खुशनसीब ऐसा होगा जिसके परिवार में, परिवार का मतलब है कि बिल्कुल घर में नहीं कि बिल्कुल घर का, यानी कि आप लोग का मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, ठीक है, या आप लोग के कुनबे का कोई आदमी है, जैसे चाचा ताऊ फूफा या आसपास के जो एरिया के जो लोग हैं, ठीक है, चाचा ताऊ या फिर जो बाबा दादा के जो इस तरीके से कजन हो जाते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी की डेथ हो चुकी है आज के डेट में, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था 2% तो ऐसे हैं जो इवन मेरे घर में ही, जिनकी यहाँ पर अभी रिसेंटली जो रिलेटिव में और घर में ही मतलब में कुछ कुनबे में हो जाते हैं, ऐसे उनकी जान गई है, ठीक है। और एक तो काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। स्टार्टिंग के जो फेज थे वैसे तो ताऊजी लगते थे मेरे, पर लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। तो यार जब इस तरीके से इंसान जो है आप लोगों के बीच में से जाते हैं ना, तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। पर बात यह है कि उनको ऑलरेडी वो बीमार थे काफी ज्यादा। आप लोगों ने अगर एक एनालिसिस किया हो छोटा सा आप लोगों ने, कि जिन लोगों की जान जा रही है मैक्सिमम वो लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। उन लोगों को खासकर आप लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देना है कि वो लोग इस बीमारी से बचें। अगर ये बीमारी उनको लग जा रही है तो फिर भाई साहब ये नहीं छोड़ रही है, तो ये काफी एक खतरनाक चीज सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए कई सारे जो नियर डियर वन है उनका सेफ्टी रखना, ये खासकर जो नवयुवक है उनका बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपना भी ध्यान रखना साथ साथ में, ठीक है। तो ये है बात यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग एक न्यूज बोल सकते हैं हमारी कंट्री में। देखिए ऐसी न्यूज ना कई बार रिपीटेडली होती रहती हैं, तो ये वो भी न्यूज होती है, इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर जब आप लोग लेक्चर देखते हैं तो ये न्यूज यार रिपीटेडली आती रहती है, और ये न्यूज आप लोग सुनते हैं तो इनको समझा भी कीजिए, और लाइफ में अगर कुछ सीखने लायक है, किसी को बताने लायक है, तो आप लोग हमेशा वो बात जरूर याद रखिए दूसरों को तो पहुंचाने के लिए। बात की जा रही है यहाँ पर अभी रिसेंटली देखिए वेरिएंट देखने को मिल रहा है कोविड-19 के, SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 जो 2 है यहाँ पर ये, तो ये वायरस का नाम यहाँ पर दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी कंट्री में एक नेशनल मल्टी एजेंसी, एक तरीके का संगठन यहाँ पर बनाया गया, जिसको बोला गया इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये ग्रुप है यहाँ पर जिसका नाम INSACOG शॉर्ट फॉर्म में रखा गया। तो ये तैयार किया गया था दिसंबर 2020 के अंदर में। ये काम क्या करती है और किन कौन मिलकर यहाँ पर काम कराते हैं, तो ये बेसिकली इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई सारे जो डिपार्टमेंट हैं। 10 तो हमारी कंट्री में इसकी लैबोरेटरी है, यानी कि जहां पर ये काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसी के साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
ये यहाँ पर बेसिकली मिलकर काम करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। इनका काम क्या है, एम रहता है इनका कि मॉनिटर करने हैं जो जीनोमिक वेरिएंट आ रहे हैं, यानी कि SARS-CoV-2 है उसका कौन सा वर्जन अभी यहां पर मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो उसको बेसिकली इनके द्वारा एनालिसिस किया जाता है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उससे रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करें और जो वो डेटा है यहां पर ये प्रोवाइड कराया जाए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ताकि ये देख सके कि हाँ यार ये नया डेटा आ गया है और फिर उसको सुधारा जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर ये मत बोलना कि सर ने बताया नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बोलोगे अरे ये कहां से क्वेश्चन आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमारी कंट्री में INSACOG अभी यहां पर डेटा रिपोजिटरी के लिए यहां पर न्यू दिल्ली और उसी के साथ में कल्याणी। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं यार, ठीक है। वैसे तो मन था कि बता दूंगा, पर फिर भी चलिए जाकर सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो राज्य था ये फिलहाल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो कल्याणी जो है ये किस राज्य में पड़ता है, तो न्यू दिल्ली और कल्याणी में यहां पर इसका डेटा अभी इकट्ठा किया गया, बनाया गया, ठीक है। ये न्यूज में भी था। एक दुखद घटना बोल सकते हैं आप लोग यहां पर, ये काफी यहां पर बात की जा रही है क्लासिकल सिंगर जिनका नाम था राजन मिश्रा, ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से यहां पर इनकी अभी डेथ होगी। बनारस घराना से ये रिलेटेड थे। पंडित राजन मिश्रा जो थे अपने ब्रदर जिनका नाम था सजन मिश्रा, उनके साथ में काम किया करते थे, तो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। तो ये बनारस घराने से रिलेटेड थे, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ख्याल स्टाइल जो था इंडियन क्लासिकल सिंगिंग का, ये उसको बेसिकली यूज किया करते थे दोनों ब्रदर मिलकर। संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड इनको मिला था और इसी के साथ में यहाँ पर गांधर्व जो नेशनल अवार्ड भी यहाँ पर इनको मिला था। तो ये एक तरीके से काफी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थे हमारी कंट्री की। तो ये आप लोगों से अगर कोई ऐसे पर्सन की डेथ होती है तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड ट्रीटी, यानी कि ब्रेक्जिट मतलब यूरोपियन यूनियन से यूके का बाहर निकलना, उसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट जैसे ही होती है यहां पर तो 27 मेंबर रह जाते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। अब यहां पर यूके जो है वो बाहर निकल गया है, तो यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला। पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही अगर समझना चाहते हैं मोटे मोटे तौर पर, जैसे अगर घर में दो भाई जो हैं वो नहीं होता अलग हो गए, न्यारे हो गए, तो ये जो घर में दो भाई अलग अलग हो जाते हैं तो सारी चीजें घर की बढ़ जाती है। भाई साहब घर में ये 4 पाई हैं, कुछ उसने रख ली कुछ इसने रख ली, ठीक है। तो घर में ये सारी चीजें चक्कियां अलग अलग लगा ली, ठीक है। दो गंडासे हैं घास काटने के वो अलग अलग लगा लिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर कोई कंट्री ऐसे अलग होती है, कोई ग्रुप अलग होता है, तो वहां पर भी अलग अलग तरीके पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले इनके डिफेंस के रिलेशन एक जैसे थे, अब वो अलग हो जाएंगे। इकोनॉमी के रिलेशन एक जैसे थे, वो अलग हो जाएंगे। यूरो करेंसी यूज किया करते थे, अब अपनी खुद की जो करेंसी है पाउंड, वो ये यूज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन जो यहाँ पर इनके यूरोपियन यूनियन के हिसाब से होते थे, तो अब वो भी इनके अलग होते हुए नजर आएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरीके से दो भाइयों का अलग होना आसान नहीं होता है, काफी टफ डिसीजन होता है वो, पर लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है कि अलग होना पड़ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये टफ डिसीजन है, तो आसान नहीं है, तो आसान ये आराम से प्रोसीजर चल रहा है। तो 5 साल यहाँ पर लग गए बेसिकली, ठीक है। डील जो है यहां पर ये 2016 में रेफरेंडम हुआ था, जब यहां पर बोला गया कि ब्रेक्जिट कराना है, और आज मैं न्यूज जो डिस्कस कर रहा हूं हम लोग खड़े हैं 2021 में। तो 5 साल का प्रोसीजर लग गया यहां पर कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है। यूके के द्वारा ये जो डील है ऑलरेडी ये रेटिफाइड की जा चुकी है यूके के द्वारा। अब यहां पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी इसको एग्री कर दिया गया है। तो यूके और जो यूरोपियन यूनियन है उनकी ट्रेड और जो कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है वो सामने निकल कर आ रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया दिसंबर 2020 में। अभी यहां पर यूरोपियन यूनियन और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट नाम है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। अगर आप लोगों से पूछे कोई यहां पर कि यहां पर एक तरीके से यूराटोम क्या है यहां पर, ये तो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको यहां पर इनके द्वारा यूराटोम का नाम दिया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम जो जिसको आप लोग यूके बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इनके बारे में ये जो न्यूज है सामने निकलकर यहां पर आ रही है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अभी यहां पर ये कई सारी बातें देखने को मिलेंगी, हालांकि टेक्निकलिटीज है इनके बीच में कैसे कैसे काम करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनके इनेक्ट किया गया था 2020 में। यूके और जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन है वो ट्रेड जो भी डिसरप्शन है जहां पर दिक्कत है उसको कम करेंगे, ठीक है। ये प्रोविजनल जो अप्रूवल दिया गया 30 अप्रैल ये 2021 में, यानी कि अभी एंड मोमेंट पर ही यहां पर ये देखने को मिला। यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा इसको रेक्टिफिकेशन कर दिया गया, जिससे चीजें आगे बढ़ रही हैं अभी यहां पर। तो यूरोपियन जो यूनियन है जो सिंगल मार्केट थी, अब यूके अलग से काम करेगा यहां पर, तो यूके
ये फॉलो करेगा कुछ दिनों तक सेम रूल और रेगुलेशन, और फिर उसके बाद में यहां पर देखते हैं कैसे चलता है। इंश्योर करेगा कि डज नॉट हैव द अनफेयर एडवांटेज, यानी कि कहीं ना कहीं अगर एक परिवार में आप लोग रहते हैं तो उस टाइम पर एक कई सारी सिक्योरिटी आप लोग के पास में होती है, कल को अगर दिक्कत आती है तो पूरा परिवार साथ में खड़ा होता है। पर लेकिन जब आप लोग अकेले होते हैं तो आपको ही वो घर थामना पड़ता है। वो अलग बात है कि परिवार फिर भी साथ में आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, पर ये इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। अगर कल को यूके डूब रहा है तो ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन आकर बिल्कुल हाथ फैलाकर खड़ा हो जाएगा कि मेरा भाई ऐसा नहीं, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो ये यहां पर कंट्री में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी इनके द्वारा डिसाइड किया गया है। रूल ऑफ जो गवर्नेंस है वो यहां पर देखने को मिलता है कि कैसे यहां पर हाउ एनी डील इनफोर्स की कैसे फोर्स की जानी है, ठीक है, कैसे यहां पर पेनल्टीज इंपोज की जानी है, अगर वोलेशन होता है तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी कि एक प्रॉपर वे का एग्रीमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। फ्री एक्सेस रहेगी यहां पर जो यूरोपियन, अगर बात करें यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर में, ठीक है, टू यहां पर बेसिकली यूके के वोटर में अभी यहां पर, क्योंकि कई सारे अभी इनकी बाउंड्री और वो सारी चीजें अभी यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो ये 5 ईयर का ट्रांजिशन अभी जो है, तो यहां पर अभी इसको ऑफ किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, तो यहां पर इंक्लूड करेंगे अप टू 6 माइल जो ऑफ शोर लाइन है यहां पर फॉर 5 ईयर ट्रांजिशन पीरियड। इसी के साथ में कई सारी चीजें यहां पर यूके के अंदर जो कंट्रोल है आज के डेट में वोटर का, किस तरीके से शेयरिंग करनी है। एक काफी बड़ा मुद्दा है दोनों के बीच में, एक है यहां पर नॉर्थ आयरलैंड का, ठीक है, तो जो आयरलैंड है और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है तो उसको लेकर काफी बड़ा इश्यू है। नॉर्दर्न आयरलैंड अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से बात करें आप लोग, वो पार्ट है आयरलैंड का, आयरलैंड जो बेसिकली एक आइलैंड है, ठीक है, वैसे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से, पर पॉलिटिकली वो पार्ट है यूके का। तो वैसे तो मिलकर रहता है ये पूरा आइलैंड पर, लेकिन अब यहां पर यूके आगे निकल रहा है, अलग हो रहा है, तो उसको वहां से दिक्कत देखने को मिलेगी। तो कैसे यहां पर लॉ इन्फोर्स करना है वो देखने को मिलेगा। यूके और यूरोपियन यूनियन कैसे पॉलिसी को लेकर चलेंगे कोऑर्डिनेट कर फ्यूचर में। एग्रीमेंट एड्रेस करेगा कई सारे और इश्यू जैसे प्रोटेक्शन और रोड ट्रांसपोर्टेशन को कैसे लेकर चलना है। इसी के साथ में यूके की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से लेफ्ट करेगी यहां पर वो देखने को मिलेगा, ताकि इंपैक्ट किसी के ऊपर ज्यादा ना बने। लीगल और फाइनेंशियल सर्विस कमीशन बेस्ड इन यूके, ठीक है, तो अभी यहां पर सब्जेक्ट करेगा सेम रिस्ट्रिक्शन, जो कि अगर फिल्म आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन है तो उसको कैसे लेकर चलना है। यानी कि कहने का मतलब ये है अब ये अपने डिसीजन कैसे कैसे लेंगे वो इस तरीके से ले जाएं ताकि एक दूसरे के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना बने और काम भी चलता रहे। तो ये इनका बेसिक पर्पज है, ठीक है, तो उसके चलते यहां पर ये काम करने वाले हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर पूछा गया है किससे, बेसिकली गवर्नमेंट से, कि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन यहां पर देना है। एक एफिडेविट के अंदर पूछा गया है कि जो आज के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 की दवाई के, उनको आप लोग कैसे लेकर चल रहे हैं। यानी कि कोई तो प्राइस यार यहां पर मिल रही है 500 रुपए की, कोई दवाई मिल रही है 600 रुपए की, कोई दवाई दे रहे हैं यहां पर 1200 रुपए की। तो किस बेस पर ये दवाई चल रही है देश के अंदर में? कोविड-19 की बीमारी तो एक ही है, वायरस भी उसका एक ही है, तो फिर दवाई आगे आगे कैसे निकल कर आ रही है अलग अलग लेवल की। तो कोर्ट के द्वारा यहां पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो डिफरेंट दवाई कोट की जा रही है उसके बारे में पूछा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि जो इसेंशियल दवाई होती हैं उनका आप लोग, उनका प्राइस जो है वो आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है देयर आर पावर्स अंडर द ड्रग कंट्रोल एक्ट एंड द जो पेटेंट एक्ट है उसके तहत यहां पर टाइम टू टाइम यहां पर ये पावर यूज की जाती है। जबकि यहां पर प्राइस कैसे टैकल कर रहे हैं, तो यहां पर द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आता है 1955 के तहत जो चीजें टैकल की जाती है। तो अंडर द सेक्शन 3 अगर बात करें गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है कि कैसे उसको लेकर चलना है। तो ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है उसमें लगभग 800 के करीब दवाइयां हैं आज की डेट में, जो कि इसेंशियल दवाइयां हैं, उनको शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया ताकि अगर दिक्कत देखने को मिलती है तो सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, तो यहां पर कैपिंग की जाती है प्राइस की कि कैसे आप लोगों को प्राइस लेकर चलना है। और यहां पर ये जो प्राइस है ये नेशनल फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग अथॉरिटी है वो सेटअप की गई थी 1997 में। ये यहां पर उसको देखती है कि कैसे लेकर चलना है। ये अगर बात करें यहां पर ये जो पर्टिकुलर अगर ये जो रेगुलेशन है यहां पर ये नोट एप्लीकेबल जो पेटेंट ड्रग होती हैं या फिर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होते हैं जो देने होते हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है। प्राइस जो है यहां पर ये एंटीवायरल ड्रग जो बेसिकली रामदेसिविर जो बेसिकली दवाई है उसके बारे में बात करें अगर तो इससे भी रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। करंटली जो ग्रेट डिमांड है यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस कोविड केसेस, तो उसके चलते ध्यान रखते हैं नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रेगुलेट नहीं की जाती है गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर अमेंडमेंट लाना है तो ये कोविड-19 की वैक्सीन को इसके अंदर लेकर आएंगे, तो ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा रही है। तो इसके तहत यहां पर ये पॉलिसी के अंदर अगर यूज जाती है तो कोविड-19 की जो दवाइयां हैं वो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एक ही प्राइस पर मार्केट के अंदर बेची जा रही है। जैसे कि दवाई है यहाँ पर रेमडेसिविर। ठीक है, तो इस तरीके से जो दवाई है उनको कैसे टैकल करके चलना है, अलग अलग प्राइस अगर देखने को मिलता है। ये जो एक्ट है जिसको एपिडेमिक ये डिजीज एक्ट आप लोग बोलते हैं 8097 का,
जो मेन एक तरीके का यहाँ पर ये लीगल वेपन है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा डील किया जाता है अगर कोई पेंडेमिक है उसको कैसे टैकल करना है। और सेक्शन 2 जो है इसका, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप लोग स्पेशल मेजर ले सकते हैं अगर रेगुलेट करना है आप लोगों को पेंडेमिक को, उस टाइम पर डिजीज को, ठीक है। तो यहां पर इसके चलते आप लोग यहां पर यूनिफाइड कर सकते हैं, इस एक्ट के तहत यहां पर मेजर ले सकते हैं कि रेगुलेट कैसे करना है प्राइस को। तो अगर ड्रग मेडिसिन के जो रेगुलेशन की बात करें तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो मोटा मोटा इसके बारे में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन सकते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोग यहां पर नहीं रखना है, ठीक है। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी यहां पर काम करता आप लोग को नजर आता है। और यहां पर ये हो गया बेसिकली, ये है यहां पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने होगी जो कि माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। स्टेट के बारे में बात की जा रही है, काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसके बारे में अगर ज्योग्राफी में थोड़ी सी मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो अभी न्यूज में किस लिए आसाम के अंदर अभी यहां पर रिसेंटली अर्थक्वेक यानी कि भूकंप देखने को मिला 6.4, ये इतने स्केल का यहां पर अर्थक्वेक जो भूकंप निकल कर आया, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो भूकंप था यहां पर जो ये काउंट किया गया, तो हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, तो आप लोग याद रखिएगा नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है और ये हर्षवर्धन साहब के अंडर में है। तो ये गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी है जो कि अर्थक्वेक का क्या क्या काम चल रहा है, भूकंप कहां कहां पर आ रहा है, उसको चेक करती है। तो यहां पर ये देखने को मिला यहां पर कोपिली फोल्ट जोन के अंदर में। तो ये कोपिली फोल्ट जोन जो है, जो एग्जैक्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं जहां पर ये अर्थक्वेक निकल कर आया। फोल्ट क्या होता है, एक तरह से टूट के अलग हो जाना, जैसे कुछ तो ऐसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर चीज है यहां पर, ये इसको बीच में से तोड़ दो, ठीक है, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, ठीक है। या फिर ये ऐसे भी टूट सकता है, ये यहां पर एक तो नीचे आ गया टूट कर ये वाला, और ये वाला ऊपर चला गया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यहां पर ये डिवीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे यहां पर ये अलग अलग प्लेट जुड़ी होती है यहां पर ये, तो कई बार ऐसा होता है कि ये प्लेट जो होती है वो भी यहां पर एक दूसरे के ऊपर खिसकती हुई नजर आती हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो ये इस तरीके से इसको आप लोग आराम से समझ सकते हैं यहां पर कि इस तरीके से प्लेट जो है वो एक दूसरे के ऊपर कई बार थोड़ी खिसकती हुई नजर आती हैं। तो यहां पर अभी उसी के बारे में बात की जा रही है। तो हिमालयन जो फ्रंटल थ्रस्ट है, तो यहां पर उसके क्लोजर और यहां पर ये आते हुए नजर आए इस अर्थक्वेक की वजह से। हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट जो है यहां पर ये, इसको मेन फ्रंटल थ्रस्ट के नाम से बोलते हैं। जो जियोलॉजिकल जो फॉल्ट होता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, तो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यानी कि ये खिसकती हुई नजर आती है यहां पर, एक दूसरे के ऊपर खिसकती हुई नजर आती है प्लेट, तो उसकी वजह से सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है यहां पर, इसका मतलब ये होता है बेसिकली जो ब्लॉक होते हैं वो यहां पर आइदर साइड ये एक दूसरे के ऊपर या फिर आप लोगों को ये खिसकते हुए नजर आते हैं। फॉल्ट वर्टिकल होते हैं और इसी के साथ में हॉरिजॉन्टल होते हैं और एंगल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें यहां पर एक ऐसे टूटना हो गया, ठीक है, ये ऐसे टूट गया, एक ब्लॉक इधर आ गया, ठीक है, और एक ब्लॉक आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे हो गया, एक दूसरे के ऊपर खिसकते हुए ये नजर आते हैं कि ब्लॉक जो है एक दूसरे के ऊपर स्लिप होकर चढ़ गए, ठीक है। और बाकी यहां पर बात करिए सम एंगल टू द सरफेस ऑफ अर्थ में भी यहां पर ये चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो जब अर्थक्वेक आता है यहां पर, तो उस टाइम पर क्या होता है, एक रॉक जो होती है, जो यहां पर जो रॉक ऑन वन साइड ऑफ द फोल्ट स्लिप टू द रेस्पेक्ट टू द अदर साइड, यानी कि अगर यहां पर अर्थक्वेक आया तो पृथ्वी हिली, तो हिलने के बाद में एक प्लेट जो होती है वो दूसरी प्लेट के ऊपर स्लिप यानी कि चढ़ती हुई नजर आती है, तो ये फोल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। टेक्टोनिक जो थ्योरी है, इसको आप लोगों ने लिथोस्फीयर का नाम सुना होगा, तो इसको कई बार लिथोस्फीयर प्लेट भी बोलते हैं। यहां पर मैसिव इरेगुलर शेप की स्लैब आप लोगों को देखने को मिलेगी सॉलिड रॉक की फॉर्म में। कहीं कहीं आप लोगों ने समुद्र देखा तो कहीं पहाड़ियां देखी, कहीं झरने देखे तो कहीं रेगिस्तान देखा। तो यहां पर जो पृथ्वी है उसमें अलग अलग एरिया में आप लोगों को अलग अलग नेचर पृथ्वी का नजर आएगा। तो इसी के चलते अलग अलग ये एक्टिविटी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बात करें यहां पर बोथ जो कॉन्टिनेंटल जो ओशियनिक लिथोस्फीयर होता है वो यहां पर मिलकर काम करता है। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, जो कि जमीन के ऊपर चीजें होती है उसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। ओशियनिक का मतलब क्या होता है, जो समुद्र के अंदर होती है प्लेट उसको ओशियनिक बोलते हैं। और सारे को मिलाकर जो यहां पर देखिए इसको बेसिकली लिथोस्फीयर की कैटेगरी में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखिएगा। चलिए एक होमवर्क आप लोगों को देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के अंदर आप लोग एनसीईआरटी में भी ये टर्म इस तरीके की लिखी हुई मिल जाती है, इसको जाकर आप लोग पढ़िएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों पर, लेकिन आप लोग इसको समझ लेंगे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। बोला क्या जाए, यहाँ पर बोला जा रहा है प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा जाकर, कई सारी बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। बात करें टेक्टोनिक प्लेट के बारे में अगर यहाँ पर ये, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है और ओशियनिक प्लेट आप लोग को देखने को मिलेंगी, जो कि डिपेंड होती है यहाँ पर कि किस एरिया में पाई जाती है।
जैसे पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशन के बारे में बात करें तो वो एक ओशनिक प्लेट है, समुद्र के अंदर पाई जाती है। यूरेशियन प्लेट है, यानी कि यूरोप और प्लस एशिया जब मिलकर आपस में रहते हैं कोई, तो यूरेशियन बोलते हैं, वो कॉन्टिनेंटल यानी कि जमीन है वहां पर, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को यहां पर मैप दिखाना चाहूं तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड यहां पर कर पाएंगे। जैसे यूरेशियन बोला तो यहां पर रसिया हो गया, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। तो अगर बात करें इनके बारे में तो ये जमीन वाला एरिया है, ठीक है। पैसिफिक की बात करें यहां पर तो पैसिफिक प्लेट हो गई यहां पर, तो यहां पर ओशन है तो इसको ओशनिक प्लेट बोल दिया इस तरीके से, तो उसके नाम पर ये नाम रखे गए। तो कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि इन्होंने यहां पर आविष्कार किया, ठीक है। तो सीधी सीधी सी स्टेटमेंट है यहां पर, बाकी बेसिक है यहां पर। अगर बात करें आप लोग यहां पर ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ये हेल्थ के बारे में। ये बात कर रहे हैं यहां पर इम्यूनाइजेशन एजेंडा के बारे में, यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। आप लोगों ने सुना कि इम्यून सिस्टम ताकतवर होना चाहिए। अगर इंसान की बॉडी में कोई बीमारी लगती है तो इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम ने जो बीमारी के सामने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन और जो अदर एजेंसीज हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन जो वीक है यहाँ पर उसमें देखने को मिला। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, तो आप लोग नॉर्मली इसको याद भी रख सकते हैं। ये यहाँ पर 24 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 24 अप्रैल से, और 30 ये यहाँ पर अप्रैल तक चलता है। तो इसका मतलब है कि बच्चों को इम्यूनाइज करने हैं तो उसके बारे में बात की जाती है। अब की बार की थीम क्या थी यहाँ पर, ये वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, यानी कि जो दवाइयां हैं वो हम लोग को पास में लाती हैं, क्योंकि दवाई लेने वाले इंसान के जी दवाई दी किसी इंसान को तो बीमारी हट गई उसके शरीर में से, तो तभी वो आप लोगों के पास में आ पाएगा, वरना कोविड-19 लग जाएगा। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर यूएन के अंदर अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है तीसरा, वो आप लोग याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को हमेशा जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की है तो हमेशा आप लोगों से डिस्कस किया है कि कोई ना कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और कोविड-19 के बारे में भी अगर कोई बात करें तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है। कैसे है ये गोल, ये वो गोल है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर क्या क्या दिक्कत है उनको भगाने का काम करते हैं। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है यहां पर, ये गुड हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई साहब यहां से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। बोल देंगे कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, जिसमें पेंडेमिक भी कवर हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें कोविड-19 पेंडेमिक जो है ये इफेक्ट करता है जो रूटीन है इम्यूनाइजेशन का यहाँ पर, तो ग्लोबली उसको इफेक्ट किया। तो इम्यूनाइजेशन जो एजेंडा है 2030, इसका क्या क्या टारगेट रखा गया है। आप लोगों को याद होगा कि हमारे देश में जब सुनामी आई 2004 में, तो उसके बाद में एक एक्ट आया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट आगे एक्ट आया कि कैसे आपदा को प्रबंधन करना है। इसी तरीके से अब दिख रहा है कि कोविड-19 आ गया तो अब ऐसे ऐसे स्टेप उठाए जाएंगे। दो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली फिलहाल 2021 के बारे में और 2030 के, यानी कि बेसिकली मोटे मोटे तौर पर 30 साल तक का 10 साल तक का टारगेट रखा जा रहा है, एक डेकेड तक का, 2030 तक का, कि इम्यूनाइजेशन को इंप्रूव किया जा सके। तो क्या क्या बातें इसके अंदर की जा रही है, तो यहां पर इम्यूनाइजेशन जो एजेंडा है रिड्यूस करना है 50%, जो यहां पर बेसिकली जो चिल्ड्रन से जो मिसिंग आउट द वैक्सीन, तो उसको यहां पर रिड्यूस करना है। अचीव करना है 90% कवरेज इसेंशियल जो वैक्सीन देनी है चिल्ड्रन और जो भी जवान नवयुवक हैं, और इंट्रोड्यूस करना है यहां पर 500 न्यू वैक्सीन इन लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज। 500 ये बेसिकली अगर वैक्सीन आप लोग इंट्रोड्यूस कर पाते हैं तो बेसिकली फायदा इसका ये होगा कि वहां पर बीमारी को हम लोग रोक पाएंगे, ठीक है। और इंपैक्ट जो है चाइल्डहुड जो वैक्सीनेशन अगर इंक्लूड होती है तो कई सारे बच्चों की जान बचा पाते हैं। आप लोग सोचिए पहले, आज की डेट में तो ये बीमारी हट चुकी है, पहले पोलियो की बीमारी हो जाती थी, कई सारे बच्चे जो हैं उनकी बॉडी जो है उसमें कोई ना कोई पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता था। तो जद्दोजहद हमारे द्वारा स्टार्ट की गई और फिर हम लोगों ने जीत पाई इसके ऊपर 2014 में, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि एक तरीके से कांग्रेचुलेशन टू कंप्लीट कंट्री कि आप लोगों ने कोविड बेसिकली जो पोलियो की जो बीमारी है उसको मार के भगा दिया। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि हेल्थ को हम लोग सुधार पाते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर कर रहा है, जो कि आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। बेसिक क्या रखा जा रहा है यहां पर, इसका 4 जो कोर है उसके ऊपर प्रिंसिपल पर फोकस कर रहे हैं कि लोगों को ध्यान में रख के चलना है। इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम सारी कंट्री मिलकर साथ में आएगी, इंप्लीमेंट किया जाएगा सारे जो पार्टनरशिप है उनके साथ में ब्रॉड बेस पर, और डेटा ड्रिवन यहां पर रहेगा कि डेटा के बेस पर काम करेंगे। लर्निंग फ्रॉम जो बेसिकली ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान है जिसको GVAP बोला गया, तो एड्रेस करने के लिए है टारगेट को
2011 से लेकर 2020 तक का टारगेट रहा, अब यहां पर आगे चलकर 21 से लेकर 30 तक का हो गया, ताकि चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें। तो एक एक दशक को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब आगे आने वाले टाइम में पता चला आज कोविड-19 है, कल को यहाँ पर कोविड-20, कोविड-25 कोई और बीमारी आ रही है, तो कैसे टैकल करोगे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर पता होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में अगर बात करें, ये और यूनिसेफ और दूसरी कई सारी मिलकर काम किया गया, जिसके चलते यहाँ पर ये IA 2030 यहाँ पर निकल कर आया। IA 2030 के इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, तब जाकर सामने निकल कर आया। तो बाकी वही बातें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी ये वाली स्लाइड में, तो ये मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर वही बातें बताई जा रही है, ठीक है। तो कई सारी जो बेसिकली आज के दिन में 500 के करीब नेशनल और सब नेशनल जो इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, ताकि दवाइयों को यूटिलाइज किया जा सके। और UN का जो एजेंसी है उसका एम भी यही है कि यहाँ पर लोगों को इम्यूनाइज किया जा सके विद इन द कंट्री, और ये प्रॉब्लम जो है उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बाकी जो कि मैंने बताई आप लोगों को। आगे चलते हैं, ये एक सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है किससे रिलेटेड, यहाँ पर ये ग्लोबल फॉरेस्ट, जो बेसिकली ग्लोबल फॉरेस्ट और जो गोल रिपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मान लीजिए एग्जाम में आप लोगों से पूछे कोई कि ग्लोबल फॉरेस्ट और जो गोल्स रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये प्रस्तुत की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर है, किसका, यूनाइटेड नेशन का। तो यानी कि UN के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसके द्वारा भी बोला गया कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कि जो चैलेंज है आज के में कंट्रीज फेस कर रही है अपने फॉरेस्ट को मैनेज करने में, मैनेज उसको नहीं कर पा रही है, कोविड-19 का इंपैक्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जो इनिशियल जो रिव्यू है प्रोग्रेस की, गोल कैसे लेकर चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है यहाँ पर फॉरेस्ट को लेकर, ये 2030 का है, ठीक है। तो ये इसका गोल भी है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर फॉरेस्ट को अच्छे से लेकर चलना है। मोर देन जस्ट ए हेल्थ क्राइसिस, कोविड-19 एक कई सारे एरिया में काम कर रहा है, ठीक है। लोगों की जान भी यहाँ पर ले रहा है, उनकी जॉब छीन रहा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को गरीबी लेखा के नीचे जा रहा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अमीर और बहुत सारे लोगों को गरीब बना रहा है, कई सारे लोगों खाने की भी जुगाड़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर फ्यूचर वी वांट, तो ये यहाँ पर फोकस है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके चलते यहाँ पर सिचुएशन को टैकल करके चलने की बात की जा रही है। तो यही सारी बातें यहाँ पर बताइए किन किन एरिया में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो वो सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई है कि कैसे इसको सुधार सकते हो। अगर कुछ एस्टिमेट, कुछ डेटा के बारे में बात करें तो वर्ल्ड ग्रोथ जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो वर्ल्ड का जो GDP है वो 4.3% यहाँ पर कम हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर काफी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ये यहाँ पर जब से बात करें, ग्रेट डिप्रेशन आया था ना 2007-8 में, तो उस टाइम पर काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो अभी ऐसा ही यहाँ पर कुछ कंडीशन देखने को मिली। एक तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, हालांकि इसको तो कंपेयर किया जाए, इससे भी पहला जो एक और अगर डिप्रेशन के बारे में बात करें तो 1929-30 में आप लोगों को जो चीजें देखने को मिली थी, उस टाइम पर भी काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी, जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड पर काफी ह्यूज इंपैक्ट डाला था। इसको भी अगर बात करें तो 1929 में ये स्टार्ट हुआ था और लगभग यहाँ पर ये 1939, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि काफी लंबा ये इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। फिर एक रिसेशन जो यहाँ पर आया, ये आया था 2008 में, हालांकि वो इतना इंपैक्टफुल नहीं था जितना 1929 वाला था। उसके बाद में 1920 के बाद में सबसे खतरनाक जो है ये अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1.6 बिलियन जो पीपल है, 25% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, वो इसकी वजह से इंपैक्टेड है आज के में। तो उनको किस तरीके से रहना, जीना, खाना पीना, इनकम क्या क्या मिलनी चाहिए, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। कई सारे लोग जो हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इनके जो जंगल हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इन लोगों के बारे में बात करें, 25% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उनकी जिंदगी चल रही थी फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच रही है। तो आगे आने वाले टाइम में 40% जो फॉरेस्ट है सवाना वाला एरिया के, तो काफी बुरी कंडीशन में। अप्रोक्सीमेट 20% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन और लैंडलेस जो फार्मर है, ठीक है, वो भी काफी वनरेबल आप लोग को देखने को मिलेंगे। और फॉरेस्ट जो है वो उनके लिए फूड का काम करते हैं और इनकम का काम करते हैं। खाना पीना वहीं से खाते हैं, सामान ले जाकर काटा, लकड़ी वकड़ी, फल फ्रूट्स ले जाके मार्केट से भेज दिए, शहद वगैरह भेज दिए मार्केट से ले जाकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें की जाती है, पर लेकिन ये अभी चीजें जो है वो खतरे में पड़ गई हैं। क्या क्या चीजें हैं जो खतरे में पड़ गई हैं? एक तो यहाँ पर जो बेसिकली रिवर्स फॉरेस्ट जो कवर लॉस देखने को मिल रहा है, यानी कि फॉरेस्ट का लॉस आप लोगों को नजर आएगा। इंप्रूव फॉरेस्ट जो बेनिफिट है, लाइवलीहुड, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट जो गोल है, ये वो गोल है कि कैसे आप लोगों को रिवर्स करना है जो फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, इंप्रूव करना है जो फॉरेस्ट से बेनिफिट हो रहे हैं, लाइवलीहुड जिसके ऊपर डिपेंडेंट है लोग। फॉरेस्ट का जो यूज है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि 10 पेड़ काटो तो कम से कम 20 पेड़ लगाओ भी, इस तरीके से होना चाहिए। पेड़ लगाओ जब भी आप लोगों को मौका मिले, ठीक है। इसी के साथ में मोबिलाइज करना है रिसोर्सेज को ताकि ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। प्रमोट करना है इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस को, यानी कि सब जो है प्रॉपर वे में चीजों को काम करके चले। और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट करना है वर्क एक्सिस सेक्टर के अंदर भी। तो ये 6 गोल यहाँ पर रखे गए हैं
जिनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ये जो न्यूज़ है ये प्यारी न्यूज़ है यहाँ पर बेसिकली सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो चेन को आप लोग चाइना भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन है यहाँ पर ये चाइना को टैकल करने के लिए सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए मैंने बोला चेन की जगह चाइना याद कर लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली कौन कौन मिला, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री मिली और इनके द्वारा बोला गया कि सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव हम लोग को लेना है, यानी कि किस तरीके से सप्लाई चेन चल रही है उसको कैसे कंटिन्यू रखना है। तो ये टोक्यो हो गया, ये दिल्ली हो गया और ये कैनबरा हो गया। तो 3 कंट्री इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो खत्म करना चाहते हैं। कोविड-19 आया, ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग एरिया में लॉकडाउन लग गया, तो जो लोग यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे उनको यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, किसी को दवाई बनाने का मटेरियल नहीं मिल रहा है, कोई अपनी यहाँ पर फोन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वहाँ पर पावर प्लांट बंद हो गए। तो यानी कि वो कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे जो है वो एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। पता चला बास्केट गिर गई, टूट गई, तो सारे अंडे टूट गए। अलग अलग एरिया में रखिए ताकि रिसोर्सेज जो है बचे रहें, कल को कोई दिक्कत आ जाए तो ट्रायो यानी कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये ट्रायो है यहाँ पर। तो यूएस के बारे में बात करें तो ये क्वाड कंट्री का पार्ट भी है, अगर यूएसए को इंक्लूड कर लें तो सप्लाई चेन को कैसे लेकर चलना है, तो डाइवर्स सप्लाई चेन बनाना है ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट न रह सके, इनहेंस करना है सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर बेसिकली चलना है। तो इस तरीके का फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चाहते हैं कि बेसिकली आज की डेट में कई सारे इंटरप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं नेचुरल, जैसे कि वोल्केनो आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, पेंडेमिक आ गया, तो उसकी वजह से कई सारे देश बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से अगर वहां से कुछ सप्लाई आ रही है तो बंद हो जाती है। कई सारे मैनमेड डिजास्टर होते हैं, ठीक है, कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 2 कंट्री के बीच में लड़ाई होगी, जैसे अगर हम लोग बात करें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इनसे तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, कल को ये आपस में लड़ पड़े तो हमारे यहाँ पर तेल नहीं आ पाएगा, क्रूड ऑयल, तो हमको कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए उसका। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ताकि सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रह सके, वो न रुके, तो उसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ पर ये बात की जा रही है, डिसरप्ट हो जाती है सप्लाई, कई बार इसेंशियल चीजें भी नहीं आ पाती हैं, ठीक है, तो काफी इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर भी, कई सारे लोगों की जॉब तक चली जाती है। इससे कोविड-19 की वजह से अभी कंडीशन देखने को मिली, दुनिया भर के लोगों की जॉब चली गई, इंपैक्ट देखने को मिला। तो सप्लाई चेन रेजिलिएंट होनी चाहिए और कंटिन्यू रहनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अट्रैक्ट यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक पावर हाउस के तरीके से देखा जा रहा है। बिल्ड करना है म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ताकि एक दूसरे को फायदा हो, ठीक है। वर्क करना है यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर एक तरीके से सप्लाई चेन नेटवर्क है उसको अच्छे लेवल पर कैसे लेकर जाना है। तो ये जो SCRI है ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया किसके द्वारा, जापान के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो लोगों की कम हो जाए। इनिशियल जो फोकस है इसका कि शेयरिंग करनी है बेस्ट प्रैक्टिस ताकि इंप्लीमेंट ढंग से कर सके, इन्वेस्टमेंट कैसे लाना है यहाँ पर इसके अंदर में, अपॉर्चुनिटी कैसे लेकर चलनी है और कैसे एक्सप्लोर करना है आगे आप लोगों को चीजों को। तो सपोर्टिंग द इनहेंस यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल एंड द ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एटलीस्ट वंस ए ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है गाइडलाइन टू इंप्लीमेंट द डेवलपमेंट ऑफ SCRI, यानी कि एटलीस्ट वंस ए ईयर मिलेंगे और गाइडलाइन देखेंगे कि कैसे इसको आगे इंप्लीमेंट करके चलना है, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पर है जिसके बारे में याद रखिएगा। पर्सन इन न्यूज में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है विनीता गुप्ता। तो यूएसए के अंदर विनीता गुप्ता जी को अभी यहां पर वोट देकर कंफर्म किया गया एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जिसको यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर 3rd हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट इनको यहां पर मिली है। तो विनीता गुप्ता 1974 में बोर्न हुई थी। ये अमेरिकन सिविल राइट अटॉर्नी है, ये यहाँ पर इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी है। तो ये अगर बात करें तो सी इज द प्रेसिडेंट एंड द जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं तो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एंड ह्यूमन राइट, तो उसके ऊपर भी काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर 2014 से लेकर 17 तक का यहाँ पर ये प्रिंसिपल ड्यूटी असिस्टेंस अटॉर्नी जनरल और हेड ऑफ सिविल राइट डिवीजन की रही यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस के लिए और सिविल राइट्स के लिए प्रोसिक्यूटर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और इंपॉर्टेंट पोस्ट और वुमेन इंपावरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, टकटकी लगाकर देखा होगा। तो किसने टकटकी लगाकर देखा है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने देखे, तो इंपॉर्टेंट डे में हम लोगों ने यहाँ पर कोल माइनर डे, इसी के साथ में इंटरनेशनल जो फायर फाइटर और यहाँ पर वर्ल्ड अस्थमा के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर जानी, शॉर्ट न्यूज देखी हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली 4 शॉर्ट न्यूज देखी जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाता है। इंटरनेशनल न्यूज
न्यूज में हम लोगों ने बात की यहाँ पर पोस्ट ब्रेग्जिट के बारे में, कैसे कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं। नेशनल न्यूज में कोविड-19 के प्राइसिंग के बारे में बात की गई, ठीक है। स्टेट न्यूज के अंदर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और अर्थक्वेक, ये सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में की, जो कि कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। हेल्थ के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने समझा डिटेल में, कहां पर क्या क्या चीजें हैं डिटेल में जानी। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में भी हम लोगों ने यहां पर बात की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फॉरेस्ट जो बेसिकली गोल रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बातें की, ठीक है। आगे समझे इसके बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो समझे यहाँ पर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया कैसे मिलकर काम कर रहे हैं चाइना को टैकल करने के लिए। पर्सन इन न्यूज में यहाँ पर विनीता गुप्ता के बारे में समझा, ठीक है। अब क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट कीजिए। वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम बताइए। हांगकांग का वो कौन सा एरिया है? चाइना अपनी स्टेब्लिश करना चाहता है चीजें। ये यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है इसकी? SARS-CoV-2 का जो जेनेमिक वेरिएशन है उसको समझना चाहते हैं। प्राइस किस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है? प्लेट जो पैसिफिक प्लेट है वो कैसी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट कैसी प्लेट है? NCS ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और ये क्या है? IA 2030 क्या है फुल फॉर्म इसकी बताइए। ये थीम क्या है यहाँ पर? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की, ये बताइए। ग्लोबल फॉरेस्ट जो बेसिकली बात की जा रही है ग्लोबल फॉरेस्ट और गोल्ड रिपोर्ट के बारे में, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? ट्रेड मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है, कौन कौन सी कंट्री के मिल रहे हैं, ताकि यहाँ पर सप्लाई चेन रेजिलिएंट जो इनिशिएटिव है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये है आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। सारी PDF जो है ये आपकी आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा जो बची हुई है यहाँ पर इस टेलीग्राम के ऊपर, ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। और वीर तालियान वाला जो टेलीग्राम है उसको आंसर राइटिंग के लिए आप लोग यूज कीजिए, एक दूसरे का आंसर आप लोग रिव्यू भी कर सकते हैं। और बाकी और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी तो वो भी मैं यहाँ पर शेयर करता रहूंगा, ठीक है। मेरे साथ में यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।